अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने फैक्टर्स को जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। यहां पर हमने मेजरली याद रखना एक मेजर फैक्टर है जिसका जिक्र करना है, क्योंकि दो जो फैक्टर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो तो हम यूं समझ लें फोटोसिंथेसिस में ही डिटेल में कवर कर लिए। बट यहां पर एक फैक्टर है लाइट वाला, जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं ना। आपको पता है लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, इतना तो फैक्ट पहले ही पता है, ये फैक्टर अफेक्ट करता है। लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम है। तो ये चीज होती है जो लाइट को इंपॉर्टेंट बनाती है। बट हमने ना यहाँ पर पीक्स हैं कुछ एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम की, उनको अंडरस्टैंड करना है। कहाँ पर हमें मेजर फोटोसिंथेसिस का रेट नजर आता है। एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ने नहीं बैठ जाना, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। हमने पढ़ना है कि किस लाइट के किस पोर्शन में तुम्हें ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो नजर आता है। ठीक है, रेड लाइट ब्लू लाइट मेंशन किया जाता है इक्वल इंटेंसिटीज में, और इसमें भी इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस रेड लाइट को दी जाती है। तो याद रखना, सबसे पहले देख लेते हैं रोल ऑफ CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता तो है, एक तो ये रोल है कि ये तुम्हारे पास रिड्यूस होता है वाटर से, लेकिन कार्बन सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। सर कार्बन सोर्स के तौर पर किसके लिए एक्ट करता है? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के मेजर हमने पढ़ा था ना कि मोनोसेक्राइड्स के या कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसी मात्रा में होते हैं जितना पानी के अंदर होते हैं। तो कार्बन सोर्स को एक्ट करेगा तो उसका एसेंशियल एलिमेंट पूरा होगा ना, तभी ये कार्बन सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से याद रखना, ये लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता, इट इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायग्राम बनी होती है। अब बुक ये पूछती है एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे पास CO2 को कैसे हासिल करते हैं? वो तो पानी के अंदर है। याद रखना वो डिसॉल्व्ड CO2 का इस्तेमाल करते हैं, या बाइकार्बोनेट्स का या सॉल्युबल कार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लिए एज अ कार्बन सोर्स एक्ट करता है। ठीक है सर। अगली बात है पंजाब वाली बुक की इंफॉर्मेशन। एयर में याद रखना 0.03 से लेकर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से इन लीव्स के अंदर एंटर करता है स्टोमेटा से, जो कि ओपनिंग्स हैं। इन ओपनिंग्स को गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करता है, तो ये ऑप्शन तुम मार्क करोगे कि स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं जिनसे एंटर करता है, और ये स्टोमेटा 1 to 2% ऑफ लीफ सरफेस को कवर करती हैं। इनकी ओपनिंग या क्लोजिंग को कौन गार्ड करता है? गार्ड सेल्स। इनकी पेक्यूलियर नेचर होती है। अब बुक कहती है कि 10% ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो तुम्हारे पास 10% फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं आउट ऑफ द होल फोटोसिंथेसिस। ये इंफॉर्मेशन याद रखना। अब बात करते हैं रोल ऑफ लाइट की। अब देखो, एक तो तुम लोगों ने बात याद रखनी है कि लाइट जो है ना, इट इज एन एनर्जी। इस एनर्जी ने याद रखना लाइट रिएक्शंस के अंदर एक तो काम करवाना है फोटोलाइसिस का। फोटोलाइसिस क्या है सर? देखो, वाटर जो होता है ना, वो तुम्हारे पास स्प्लिट होता है प्रोटॉन्स में, ऑक्सीजन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये होता है लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइसिस करके। ये होता कहां पे? थैलाकोइड, ल्यूमन के अंदर। ल्यूमन जो होता है ना, थैलाकोइड। तो इस फोटोलाइसिस, लाइट का ही नाम ही देखो ना, इसमें आ रहा है फोटोलाइसिस। लाइट की प्रेजेंस में लाइसिस हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं फोटोसिस्टम 2 को, अभी हम डिटेल में थोड़े लेक्चर्स में आगे कवर करेंगे। तो फोटोसिस्टम 2 पे लाइट फॉल करेगी, फोटोसिस्टम 2 पे लाइट फॉल करेगी, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होकर फियोफाइटिन का हिस्सा बनेंगे, या यूं कह रहे हो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लिखो, क्यों इतना कंफ्यूज करना है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन के लिए भी इस लाइट का रोल होता है। इसके अलावा ये लाइट सिर्फ फोटोसिस्टम 2 से नहीं, फोटोसिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाती है। तो प्राइमरी रोल तो लाइट का ही है। अब इस लाइट की वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। अब एक चीज देखना, विजिबल स्पेक्ट्रम का जो नैनोमीटर में रेंज होती है, पूरा का पूरा जो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जिसमें सब आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से विजिबल रेंज का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक का होता है। केमिस्ट्री की बुक तुम्हारी लिखती है, तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक है 400 से लेकर 750 नैनोमीटर का होता है। वो केमिस्ट्री के लिए तुम लोग याद रखोगे, बायो के लिए 380 से लेकर 750 नैनोमीटर का विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम होता है।
अब इस लाइट की दो नेचर्स होती हैं, एक वेव। अब तुमसे पूछा जाए वेव नेचर को कौन कौन सी चीज जो है वो सपोर्ट करती है? एब्जॉर्प्शन याद रखना, लाइट की ट्रांसमिशन, लाइट की रिफ्लेक्शन, ये तमाम चीजें लाइट की वेव नेचर के सबूत देती हैं। पार्टिकल नेचर याद रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और फोटॉन्स के एनर्जी पैकेट्स हैं, ये तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर के सबूत देती है। तो यहां पर अगर लिख दे फोटोन शोज द वेव नेचर, गलत है, वो उसको ऑप्ट नहीं करना तुम लोगों ने। और ये विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम याद रखना है। अब ये देखो जरा, तुम्हारे पास है विबगयोर, हम याद करते हैं इसको विबगयोर। इसमें से V के पास एनर्जी मैक्स है, वेवलेंथ मिन है, रेड के पास वेवलेंथ मैक्सिमम है और एनर्जी मिनिमम है। अब बुक कहती है कि जो लीफ पर 1% लाइट फॉल करती है ना, लाइट फॉल करती है, उसमें से सिर्फ 1% ऑफ लाइट अब्सॉर्ब होती है, बाकी को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और ये तुम्हारे पास लाइट की वेव नेचर के सबूत देती है। ठीक है सर जी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वेवलेंथ तुम्हारे पास मैक्स होती जाएगी, एनर्जी मिनिमम होती जाएगी। अब देखो जरा, सनलाइट जब फॉल करती है तुम्हारे पास इधर लीफ पे, तो इस लीफ पे किस वेवलेंथ ऑफ लाइट ने मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट करवाया है? और इसके अलावा इस लीफ में जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट रिस्पॉन्ड टू विजिबल लाइट, दैट अब्सॉर्ब विजिबल लाइट। उन पिगमेंट्स ने किस लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट शो किया? इंस्ट्रूमेंट एक इस्तेमाल किया जाता है विच इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू अब्सॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। याद रखना, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटोस्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। अब होता क्या है कि हम ना एक पिगमेंट के लिए सिर्फ एक पिगमेंट के लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जॉर्प्शन पीक्स बनाते हैं। किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर उसने मैक्सिमम पीक को शो किया है? तो याद रखना, ब्लू पर मैक्सिमम पीक नजर आती है और रेड पर। ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? 430, रेड की क्या है? 670। ये चीज याद रखना। और फिर होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, ये तुम्हारे पास इफेक्टिवनेस को बताता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसकी बट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको तुम बुक से रीड कर सकते हैं। अब देखो तुम्हारे पास क्या है? मीजोफिल सेल्स। उन मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब याद रखना, मीजोफिल सेल में बुक कहती है 20 से लेकर 100 क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। ये तुम्हारे पास एक बुक का फिगर है, इसको याद रखना। अब इस सेल से जब क्लोरोप्लास्ट को निकाल लेंगे तो याद रखना, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पूरे तुम्हारे पास लीफ के एरिया को कवर करते हैं 500 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर। ये भी वैल्यू तुम लोग याद रखोगे। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? यहां पर इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। तुम्हें इन्वेलप नजर आ रही है क्योंकि सेम है दोनों मेम्ब्रेन्स। और तुम्हें क्या नजर आ रहा है? स्ट्रोमा नजर आ रहा है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है। 50 से ज्यादा थालाकोइड्स, ये 50 थालाकोइड्स मिलकर ग्रेना को बनाते हैं जो कि साइट होती है लाइट रिएक्शंस की। यहां पर तुम्हें इंटरग्रेनम नजर आते हैं। ये सारी बातें हमने पहले पढ़ रखी हैं। हमने क्या करना है कि इस ग्रेना में से एक थालाकोइड को पकड़ना है और देखना है कि इस थालाकोइड में तुम्हें क्या क्या नजर आता है। एक तो तुम्हें ल्यूमन नजर आता है और तुम्हें थैलाकोइड मेम्ब्रेन नजर आती है। इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन को मैं बड़ा करने लगा बच्चों। इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में तुम लोगों ने याद रखना है कि डिफरेंट फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्वांटोसोम्स भी बोलते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम्स हैं उसमें से एक को मैंने बड़ा कर दिया है। बीच में तुम्हें नजर आता है रिएक्शन सेंटर जिसमें अबंडेंटली तुम्हें क्लोरोफिल ए नजर आता है और एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है पेरिफेरल होता है। सेंटर में देखो ना, ये अगर भूल जाए तो ये देखो, ये सेंटर में रिएक्शन सेंटर। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, सी और कैरोटिनॉइड्स मौजूद होते हैं। तो क्लोरोफिल एक कॉमन कंपोनेंट है रिएक्शन सेंटर का और एंटीना कॉम्प्लेक्स का। और इन क्वांटोसोम्स में क्या होता है याद रखना, इन क्वांटोसोम्स में हम मेंशन करते हैं कि इसकी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने सनलाइट के बाद इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है। तो लाइट का रोल बच्चों बड़ा अहम है। फोटोलाइसिस में एक तो रोल प्ले कर रहा है, फोटो एक्साइटेशन में रोल प्ले कर रहा है और इसके अलावा डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पीक्स दे रहा है। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें पता लगता है कि रेड पे और ब्लू पे तुम्हें एब्जॉर्प्शन पीक्स नजर आती है। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट इन लाइट्स पर मैक्सिमम होगा। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो डेल्टा के साथ जाएंगे जो हमारी बुक की लाइन है। ऑल दो स्पेक्ट्रोमीटर भी इसका नाम, फोटोमीटर नहीं, बैरोमीटर नहीं। ठीक है,
आगे चलो। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज वाटर का रोल भी हमने पढ़ा है, तो इसको भी देखो। इट इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। वैन नील ने यही तुम्हारे पास प्रपोज किया था या हाइपोथेसाइज किया था, फिर इसको 1940 में साबित कर दिया गया था। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फोटोलाइसिस, ठीक है। इट हेल्प्स मेंटेन प्लांट टर्गर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। तो ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। Which color of light is least effective for photosynthesis? अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये नजर आता है, रेड पर तो ब्लू को तो तुम कभी ऑप्ट नहीं करोगे, वॉयलेट को भी ऑप्ट नहीं। ग्रीन जो होता है ना बच्चों, अब देखो ग्रीन खुद प्लांट है, प्लांट खुद ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस उस लाइट ने करवाना है जो अब्जॉर्ब होगी। तो अब देखो ये मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें ये कोट इस वक्त ब्लू नजर आ रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि लाइट एक पॉलीक्रोमेटिक नेचर की है, इसमें से ब्लू पार्ट का जो वेवलेंथ है वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों तक जा रहा है, वो कलर तुम्हें नजर आ रहा है। अब लीव्स के साथ भी ऐसे ही है कि ग्रीन कलर वहां से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में पड़ रहा है, तो अब्सॉर्ब तो हो ही नहीं रहा, तो लीस्ट इफेक्टिव ग्रीन के अंदर होता है, ठीक है। आगे चलो। इफ टेम्परेचर एक्सीड्स द ऑप्टिमल रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस व्हाट यूजुअली हैपेंस। अब देखो टेम्परेचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर जरूरी है उन एंजाइम्स का एक्शन परफॉर्म करने के लिए जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाना है। If temperature exceeds the optimal range for photosynthesis, तो याद रखना टेम्परेचर की वजह से एंजाइम्स ऑपरेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस रेट इंडेफिनेटली नहीं, इंडेफिनेटली तो नहीं रेट करेगा, होगा ये कि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को स्लो कर देंगे। फोटोसिंथेसिस अनअफेक्टेड नहीं, ये भी गलत है, बीटा के साथ जाएंगे। द रोल ऑफ वाटर इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज, वाटर का रोल क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में? इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं, प्रोवाइडिंग नहीं, एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोटॉन्स, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स कुछ खत्म हुए हैं। एक दफा इसको अपनी बुक से पढ़ लेना, लाजमी तौर पर है, फेडरल की बुक अगर पास हो तो उससे जरा पढ़ लेना, फायदा होगा इंशाल्लाह। उससे काफी चीजें तुम्हारे सामने खुल कर आएंगी कि एक्चुअल में इस लेक्चर से तुम लोगों ने ग्रैपल क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर चीजों को एंड करते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।